दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात में और 4 PM के हमारे सभी नेटवर्क पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी और आज हम जो इस कार्यक्रम को लेकर उपस्थित हुए हैं आपके समक्ष वो ये है कि देखिए बहुत सारी बातें तो हो रही है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर और सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे तो बहुत सारी बातें हो रही हैं। अब कुछ कुछ ऐसा भी होने लगा है कि मेन स्ट्रीम मीडिया को भी थोड़ा बहुत उसका अब जो है उसके प्रति बात करना पड़ रही है, लेकिन उतनी नहीं हो रही जितनी डिजिटल और सोशल प्लेटफॉर्म पे हो रही है। तो यात्रा को लेकर हो रही है, यात्रा की कुछ जो उपलब्धि है या जो अब तक हो रहा है फायदा उसको लेकर हो रही है, लेकिन हमने आज सोचा कि हम अशोक वानखेड़े साहब को आज आमंत्रित करते हैं और उनसे कुछ ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये यात्रा जो है इसके बाद कोई बड़ी चुनौती अगर है तो वो क्या है राहुल गांधी के लिए। और अशोक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है 4 PM में। और साथ में उसके बाद ये भी समझना है कि हालांकि मानने को भी मन तो नहीं करता, लेकिन हम किसी एक भारतीय जनता पार्टी के नेताजी से बात कर रहे थे कल, तो हम तो ऐसे ही मजाक मजाक में पूछ लिया। मैंने कहा अब ये इतना चल रहे हैं राहुल जी और भी कुछ ज्यादा और यात्रा पे निकालने वाले हैं, तो मैंने कहा मोदी जी भी कुछ यात्रा वात्रा पे निकलेंगे क्या? तो उन्होंने बड़ा पोकर फेस रखते हुए हमारे सामने देखा और कहा कि आपको किसने बता दिया कि होने वाला है? और भैया हमने तो कहा हम तो मजाक कर रहे हैं, हमको किसी ने बताया नहीं है। तो बोले हो भी सकता है। तो ये कल कल की बात है। पर पहले ये बता दीजिए आप अशोक भाई कि इस यात्रा के बाद कोई बड़ी चुनौती देख रहे हैं आप राहुल गांधी के लिए? मतलब एक इमेज मेकओवर तो हो रहा है उनका, लेकिन फिर क्या है जो उनको एक फेस करना पड़ेगा आपके हिसाब से? देखिए, राहुल गांधी के कांग्रेस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है। कांग्रेस में संगठन में प्रॉब्लम है, इनफाइट्स है। अभी 10 राज्यों के चुनाव हैं, 3 राज्यों के चुनाव है हुए, उसमें हिमाचल में आपने प्रदर्शन अच्छा किया, लेकिन जहां आप चुनाव हारे हैं वहां बहुत बुरी तरह से हारे। बीजेपी मतलब गुजरात और दिल्ली में। तो ये सारी चीजें उनके सामने हैं। 10 यदि जम्मू कश्मीर का सुप्रीम कोर्ट परमिशन देती है तो 10 राज्यों के चुनाव होंगे 2023 में। इसमें कर्नाटक मुख्य राज्य है, छत्तीसगढ़ राज्य है जहां उनको सत्ता में वापस आना है, कर्नाटक में छिनी हुई सत्ता वापस लेनी है। ऐसे कई जगह है जो आपको उनको संगठन में प्रॉब्लम आएगी, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन दूसरी बात ये भी है मयूर साहब की, कांग्रेस में गठबाजी कब नहीं थी? कांग्रेस में हमेशा गुटबाजी थी। देखिए, पॉलिटिकल सिस्टम को यदि समझना है तो भारतीय जनता पार्टी का जो पितृ संगठन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उनकी शाखाएं लगती है, उनका एक कैडर है। शाखाओं से निकलने वाले एक एक वहां से लगातार पेरिनियल सप्लाई होता है फुट सोल्जर्स का। या लेफ्ट पार्टी है जिनका एक कैडर है। ये यदि दो पार्टियां छोड़े देश में, तो बाकी जितनी रीजनल पार्टीज है उनका कोई कैडर होता नहीं, या कांग्रेस का कभी कैडर नहीं रहा। चुनाव के टाइम पे सब लोग निकल आते हैं, वो कांग्रेसी कहलाते हैं, बाकी टाइम अपने अपने काम में लगे रहते हैं। तो कांग्रेस के पास एक सेवा दल नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन था जो करीब करीब डिफंक्ट हो गया है। नहीं तो पहले राष्ट्रीय सेवक संघ के सामने सेवा दल बड़े ताकत के साथ खड़ा होता था, लेकिन समय के साथ साथ वो भी डिफंक्ट हो गया। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है कांग्रेस में जो डिफंक्ट हो गए। तो कुल मिला के कांग्रेस ये एक विचारधारा है। कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, कांग्रेस एक सोच है। तो जो लोग सोचते हैं कि कांग्रेस ठीक है, वो चुनाव के समय सामने आते हैं, फाइनेंशियल मदद करते हैं, थोड़ा काम करने में लग जाते हैं। लेकिन 2014 के बाद इस देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा अमूलचूल परिवर्तन आया। और वो परिवर्तन ऐसा है कि 24/7 इलेक्शन मोड में सत्ता पक्ष रहता है। तो आपको अब प्रोफेशनल्स की जरूरत होगी, आपको अब बूथ वाले वर्कर्स की जरूरत होगी, आपको अब जैसा पन्ना प्रमुख वहां पे है, वहां पे आपको जिला लेवल, तहसील लेवल पे लगातार लोगों के साथ संवाद स्थापित करने वाले लोग चाहिए। ये तब क्योंकि आपको बीजेपी के साथ लड़ना है। आप मात्र ये नहीं बोल सकते कि हमारी विचारधारा वाली पार्टी है इसलिए हम ऐसे हैं। आपको भी थोड़ा बहुत गियर अप करना पड़ेगा। वो एक बहुत बड़ा संकट इस पार्टी के सामने है, क्योंकि पार्टी के नेतृत्व आते से सारे लोग आ जाते हैं और नेतृत्व जाते से सुपड़ा साफ हो जाता है। ये आपने गुजरात में भी देखा होगा। जब राहुल गांधी गुजरात आते थे या प्रियंका कोई बड़ा नेता गुजरात आता है तो बहुत बड़ा हुजूम लगता है, और वो वापस जाने के बाद पीछे फॉलोअप करने वाला कोई नहीं रहता। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो उन्हें इसको ऑर्गेनाइजेशनल का जो लेवल है उनका, जो संगठनात्मक
ढांचा है उसको ठीक करना होगा। जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज जो है, जिन राज्यों के जो इंचार्ज है, उन्हें उस राज्यों में डेरा डालना होगा। उन्हें जो पदाधिकारी राज्यों के नियुक्त किए हैं उनसे लगातार फीडबैक लेना होगा। अभी मैं आपको बता दूं, झारखंड में, यदि मैं झारखंड की बात करूं, तो अविनाश पांडे वहां पे अभी इंचार्ज है। अविनाश पांडे महीने में कम से कम एक बार वहां जाते हैं और 3-4 दिन रुकते हैं और लगातार वहां किसी ना किसी जिले में यात्रा करते हैं। अभी अगले महीने से वो शायद झारखंड के सभी जिलों में लगातार यात्रा कर रहे हैं। वो तहसील लेवल पे जाके काम करते हैं, ब्लॉक लेवल पे जाके काम करते हैं। तो उससे एक ऑर्गेनाइजेशन में एक जान आ जाती है। लोगों को लगता है कि हमारी सरकार यदि है यहाँ पे तो हमारे सुनने वाले भी हैं। नहीं तो झारखंड में कांग्रेस पार्टनर है पावर में, लेकिन जो मंत्री है वो अपना देख रहे हैं, वो अपना गल्ला भर रहे हैं। पार्टी कार्यकर्ता किसके पास जाए, पार्टी कार्यकर्ताओं की कोई पूछ नहीं है। मंत्री के जो आए बाएं दाएं रहते हैं, चमचे रहते हैं, उन्हीं की होती है, या कॉन्स्टिट्यूंसी का लोग उनका भला होता है। बाकी पार्टी एज ए होल उस सरकार में रहने का फायदा क्या है? इसलिए पार्टी के मंत्रियों का लगातार मीटिंग करना, तो आपको ये ऐसा लगातार झोंकना हो। मैं महाराष्ट्र से आता, महाराष्ट्र में पार्टी इंचार्ज तभी जाते हैं जब उनको पैसे की जरूरत पड़ती है। ये महाराष्ट्र का दुर्भाग्य है। जो महाराष्ट्र एक जमाने में कांग्रेस का हार्डकोर राज्य था, वो समाप्त हो गया। अब कर्नाटक में जो इंचार्ज है सुरजेवाला, वो अपने घर में, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में, विधानसभा में डिपॉजिट जब्त हो गया उनका। अब वो कर्नाटक में क्या जाएंगे? कर्नाटक में लगातार कर्नाटक के नेताओं की कंप्लेंट है कि आते हैं पैसे और बाकी सुख सुविधा की, जिसके लिए वो जाने जाते हैं, उसकी वो डिमांड करते हैं। तो पार्टी अपने बलबूते पे लड़ रही है। पार्टी पे सीनियर लोग चाहिए जो जनरल सेक्रेटरी लेवल पे हो और जो काम करवाए। देखिए, आप वहां दूसरी तरफ गृह मंत्री जो अमित शाह है, वो जब किसी राज्य में टूर करते हैं तो वहां के लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अब ये मतलब कसाई आया है, पता नहीं क्या करेगा। तो इतना एक दरारा चाहिए, इतना एक डर चाहिए, इतना एक इज्जत चाहिए कि मैं, मेरे पार्टी के नेता मुझे पूछेंगे। या फ्री फॉर ऑल है, कोई किसी को नहीं पूछता, कोई किसी को नहीं। इसलिए राहुल गांधी की यात्रा आती है तो आपने देखा होगा कि सचिन पायलट और हम मुख्यमंत्री अशोक इकट्ठा गहलोत जी। स्वागत करते हैं, है ना। वही मध्य प्रदेश में हुआ, वही कर्नाटक में हुआ, अब वही पंजाब में हो रहा है, सब मिलके हरियाणा में वही हुआ। तुम्हारे सुरजेवाला से लेके जितने भी लोग थे वो हुड्डा जी के कंधे से कंधा लगा के स्वागत करते हैं। जैसे ही राहुल गांधी चले जाते हैं, पीछे बयानबाजी चालू हो जाती है, गुटबाजी बरकरार है। लेकिन गुटबाजी ये आज नहीं है। कांग्रेस जब जहाँ चुनाव जीती वहां पहले भी कांग्रेस की गुटबाजी थी, और भारतीय जनता पार्टी में उन्हीं राज्यों में और गुटबाजी। तो राहुल गांधी के सामने जो सबसे बड़ा अब प्रॉब्लम है वो है संगठन में कसावट लाना। ये क्योंकि आपकी आपका वोट है, 12.5 करोड़ वोट इस देश में है। पिछले लोकसभा चुनाव में आपको 12.5 करोड़ वोट मिला है। तो ये तो वोट बैंक आपके पास है, लेकिन उस वोट बैंक को लगातार साधने के लिए और उसको बढ़ाने के लिए, फेल सीटर को बूथ तक ले जाने के लिए जो नीचे का मैनेजमेंट है संगठनात्मक, वो होना जरूरी है। संगठन ही यदि आपका कमजोर होगा तो फिर नेता कितना भी बड़ा हो वो ज्यादा कर नहीं सकता। लेकिन जो बार बार हम ये सोचते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को बहुत ज्यादा फायदा होगा। कई बीजेपी वाले कहते हैं पहले कांग्रेस तो जोड़ो फिर भारत जोड़ने की बात करो। भारत जोड़ो यात्रा का नाम भारत जोड़ो यात्रा है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा का मकसद मुख्यतः क्या था? ऐसा जो मुझे दिखाई देता है वो था मेकओवर इमेज ऑफ राहुल मेकओवर। गांधी, मेकओवर ऑफ इसकी इमेज को। राहुल गांधी क्या थे? पप्पू थे, नॉन सीरियस पॉलिटिशियन थे, जिनको बोलना नहीं आता था, जिनके कई मीम्स मार्केट में घूमते थे, जो जब चाहे तब विदेश भग जाते थे, जिनको किसी की केयर नहीं थी, बड़े स्नॉबिश किस्म के लोग थे, कुत्ते को बिस्किट खिलाते थे, नेताओं को खड़ा करते थे। एक इमेज बनाई गई थी। बोलना जी। आता नहीं, सोना आलू डालो और सोना निकालो करके बात, मतलब उन्होंने कहा कुछ था और बेला उसको बेचा कुछ दिया था। लेकिन वो लोगों ने खरीद इसलिए लिया सोना वाला क्योंकि उनको लगा कि ये तो ऐसी बेवकूफी करने का आदी है। एक इमेज बनाई ये गई, कर एक सकता है, पप्पू मतलब इमेज कि बनाई इमेज गई। ये थी कि उनको हाँ, लोगों को कि हाँ ये और कर सकते इसकी हैं ये। इमेज, इनकी इमेज बनाने में सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन था वो कांग्रेसियों का था, जिनको लग रहा था कि राहुल गांधी एक अलग पैटर्न की राजनीति चाहते हैं जिससे उनकी दुकानें बंद हो जाएगी। तो उन्होंने भी इसको हवा देते हुए, मतलब कई बार तो ये होता था कि बड़े बड़े कांग्रेस के नेता, मतलब अब क्या नाम ले उनके क्योंकि अभी वो आवा भगत कर रहे हैं, वो लोग जब कहते थे कि हम कहते थे क्या होगा,
बोला क्या करें, हम कितनी भी मेहनत करें, हमारे तो किस्मत में पप्पू लिखा हुआ है, जब इसमें जान नहीं तो हम क्या करेंगे। ये लोग बोलते थे। आज वही लोग राहुल जी करते। तो राहुल गांधी को ये लगातार, जहां तक राजनीतिक विश्लेषकों का सवाल है, जो अच्छी तरह से ऑब्जर्व करते थे, हमें कभी राहुल गांधी पप्पू नहीं लगा, क्योंकि उसका वक्तव्य कैसा डिस्टॉर्ट करके आता था ये हमने देखा। दूसरी बात, भाषण करते समय फ्लम्बल करना, जितने राहुल गांधी ने 2014 से फ्लम्बल किए होंगे, उससे कई गुना ज्यादा फ्लम्बल और मिस इन्फॉर्मेशन और डिटोरिएटेड फैक्ट्स नरेंद्र मोदी जी ने परोसे। वो 600 करोड़ वोटर बोलते हैं 135 करोड़ के देशों में। वो 4 सदियों के संतों को इकट्ठा कर रहे थे। वो बादल के पीछे प्लेन जाएगा तो रडार में नहीं आता, ऐसा अपने देश के पायलटों को बताते। वो नाले के ऊपर उल्टा मटका रख के गैस जलाते। ऐसे कई ऐसे अजूबे उन्होंने किए हैं। एक ठीक है, एक तो बड़ा मुझे क्लासिक लगता है अशोक भाई। मैं आज तक उसको, मुझे कभी भी याद, यही चीज पहले याद आती है। वो कनाडा गए थे, उन्होंने वो जो मैथमेटिक्स का एक जो एक इक्वेशन होता है ना, A+B², मैं तो बड़ा कच्चा हूं, लेकिन उसका जो उन्होंने कुछ गजब सा वो दे दिया था, वो गजब था। मतलब वो कोई नया ही एक इक्वेशन दे दिया था जो आज तक लोग ढूंढ रहे हैं कि इसका क्या होगा। नरेंद्र मोदी जी जब धारा प्रवाह बोलते हैं तो विज्ञान, भूगोल, इतिहास, इसकी धज्जियां उड़ा देते हैं। और तर्क भी। तर्क तो पूछिए मत, तर्क तो क्या है, कुतर्क तर्क सब। जब आप माल माल बेचने लगते हो तो आप कुछ भी बेच देते हो। तो कहने का मतलब है उनसे ज्यादा, लेकिन बदनाम राहुल गांधी हुए, क्योंकि राहुल गांधी को बदनामी के साथ डिफेंड करने वाला कोई सामने नहीं आता। नहीं आता। तो राहुल गांधी इस बात को समझ गए कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सिंगल कॉलम में छपती थी, और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दिया हुआ वक्तव्य सुरजेवाला का, जो मीडिया इंचार्ज थे, वो डबल कॉलम में छपता था। तो आप समझा कीजिए, लोग अपना फोटो लगवाते थे, छपवाते थे, अपना मीडिया मैनेजमेंट करते थे। राहुल गांधी भगवान भरोसे छोड़ दिए। तो राहुल गांधी ने इन सब का इलाज जो निकाला, वो निकाला कि मैं जनता के सामने बता दूं कि मैं कितना सीरियस हूं। आज देखिए, जितना वो चले हैं, जितना 1000 किलोमीटर वो चले हैं, हजारों किलोमीटर, उतना कोई मादमा रखता नहीं चलने का। वो चल रहे हैं, निरंतर चल रहे हैं। पहले टी शर्ट, जूते, साथ में लड़का, कोई लड़की, महिला, दारू पीने वाले फोटोग्राफ, कई प्रकार के मिस इंफॉर्मेशन की कैंपेन चली। थक गए, क्योंकि अब इस देश का कोई भी देशवासी बीजेपी के या विरोधियों के किसी भी तरकश तीर का कोई जख्मी होने वाला नहीं। वो तीर चलाते जाएंगे, लोग हंसते उन पे आज, क्योंकि उन्होंने देखा कि राहुल गांधी जानते। अब लोग रियलाइज कर रहे हैं। हम भी तो बोलते थे, मैं तो लगातार बोलता था कि 2014 से जो राहुल गांधी ने सवाल उठाए, उनमें से कौन से सवाल गलत थे जो पप्पू के थे। सारे सवाल बड़ी समस्या बन के ही उभरे। चाहे उन्होंने नोटबंदी पे बात की, जीएसटी पे बात की, चाइना पे बात की, बेरोजगारी पे बात की, महंगाई पे बात की, लॉकडाउन पे बात की, ये तमाम समस्याएं वो उठाते रहे। लेकिन क्योंकि उठाने वाले को पप्पू बोल दिया था, तो फिर पप्पू की समस्या पप्पू ही हो गई। बाद में वो समस्या विकराल रूप धारण करके देश के सामने आई, और देश ने उसको भोगा है। तो अब लोग उनको सीरियसली लेने लगे। तो मुझे लगता है कि इसकी पूरी जो अभी दूसरी यात्रा जो शुरू करेंगे गुवाहाटी से लेके गुजरात तक, उसमें भी एक डायगोनल, मतलब ये पश्चिम से, मतलब ये दक्षिण से लेके उत्तर तक गई, वो उत्तर शायद तक था। पूर्व से लेके पश्चिम जाएगी। तो ऐसे में एक मेकओवर उनका हो गया। और यदि लोगों को ये विश्वास हो गया कि राहुल गांधी जैसा सीरियस पॉलिटिशियन है, राहुल गांधी एक समझदार पॉलिटिशियन है, राहुल गांधी की विचारधारा अलग टाइप की हो सकती है, क्योंकि वामपंथियों की विचारधारा अलग, लेफ्ट की विचारधारा अलग, समाजवादियों की विचारधारा का तो खेल है सारा। ये तो अलग अलग राजनीतिक पार्टियां क्यों होती, विचारधारा अलग हो सकती है कि क्या, लेकिन देश के लिए घातक हो सकता है या देश के लिए अच्छा हो सकता है। देश के लिए घातक या अच्छा, ये सोचने का मादमा लोगों में क्रिएट किया राहुल गांधी ने। नहीं तो पहले राहुल गांधी तो 3 ना 13 में थे। आज राहुल गांधी एक अल्टरनेटिव आ गए हैं। तो जो टीना फैक्टर था, देर इज नो अदर अल्टरनेटिव। मोदी जी नहीं है तो कौन, बताइए आप। लोग कहते थे ठीक है मोदी गलत है, आप बताइए कौन, तो ब्लैंक होते थे लोग। अब लोग आ गए हैं कि नहीं, राहुल क्यों नहीं, राहुल कहाँ कमजोर है बताइए, देन यू आर स्पीचलेस। तो ऐसे माहौल में अब यदि सेनापति आपका ठीक हो गया, तो आपके पास सैन्य तो है।
लेकिन सैन्य अपनी तलवारें म्यान करके घर में इसलिए बैठा था, जब सेनापति ठीक नहीं है तो फिर क्या लड़ने से मतलब, हारी उड़े लड़ाई कौन लड़ेगा। लेकिन फिर इसी पप्पू ने, तथाकथित पप्पू ने आपको छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में जीत दिलवाई थी। इसी पप्पू ने कर्नाटक में खेल कर दिया था। इसी पप्पू ने महाराष्ट्र में सरकार बीजेपी को बनने से रोकी थी। ये भी तो देखिए आप। तो ये तमाम बातें कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्लस पॉइंट जाती है। कांग्रेस, देखिए, कांग्रेस बीजेपी नहीं हो सकती, कांग्रेस लेफ्ट नहीं हो सकती, कांग्रेस जैसी है वैसी ही रहेगी। कांग्रेस का एक, मैं हमेशा एक मयूर जी उदाहरण देता हूं कि देश में दो टाइप के जंगल लगाए जाते हैं। एक जंगल प्लांटेशन होता है, जाके पेड़ लगाना पड़ते हैं ताकि जंगल उगे। और एक होता है रूट स्टॉक, जो कुछ जगह पे जमीन के अंदर ही रूट स्टॉक पड़ा होता है। हाँ, वो बरसात का अपने जैसे ही आप। बरसात की पहली बरसात होती है, वो उगना शुरू होता है। वो जो रूट स्टॉक से जो निकलते हैं पौधे, उसको सिर्फ भेड़ बकरियों से बचाना होता है एक साल के लिए। एक बार वो बड़ा हो जाएगा, फिर वो जंगल स्थापित होता है। इस देश में कांग्रेस का रूट स्टॉक पड़ा है। बरसात होती है, वो उगता है, उसको बचाने वाला कोई नहीं। अब लगता है कि बचाने वाला आ गया, तो कांग्रेस को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। 220 के करीब ऐसी सीटें हैं लोकसभा की जहां कांग्रेस और बीजेपी के आमने सामने, वहां कोई तीसरा फैक्टर नहीं है। बाकी रीजनल दल जो है वो अपनी पूरी कमर कस के लेके बैठे हैं, क्योंकि उनको मालूम है बीजेपी का लगातार केंद्र में रहना रीजनल दलों के लिए आत्महत्या साबित होगा। क्योंकि जी। जहां बीजेपी शक्ति में आती है, सत्ता में आती है, वहां रीजनल पार्टीज को, क्षेत्रीय दलों को समाप्त करती है। ये बिल्कुल। देखा, यही इसलिए शिवसेना टूटी, इसलिए अकाली दल अलग हो गया, पीडीपी अलग हो गया, इसके लिए नीतीश कुमार अलग हो गए। इसके लिए जो लोग साथ में रहते, बड़े कॉशियस होकर साथ में रहते, चाहे बीजेडी हो या कहीं भी हो, उंगली पकड़ने नहीं देते। थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन लोकसभा में कर दिया था ममता बनर्जी ने, तो विधानसभा में ममता बनर्जी के गले तक आ गई थी बात। तो अल्टीमेटली फिर तो उनको शिवसेना भी तो इसीलिए अलग हुई ना। शिवसेना भी इसलिए। तो ये जो तमाम चीजें हैं ये देखने वाली है। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो हम बार बार कहते हैं कि जो भारत जोड़ो यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा से वर्कर्स में एक बूस्टर डोज मिला, उसके बाद कार्यकर्ताओं में बूस्टर डोज मिला, नेताओं को मिला ना मिला पता नहीं। नेताओं को तो नेगेटिव डोज मिला होगा कि राहुल गांधी की इमेज वो सुधरने से कई लोग परेशान भी हैं, जी तो बिल्कुल। वो डोज मिला। दूसरी बात, राहुल गांधी एक स्थापित नेतृत्व इस देश में स्थापित हो गए। अब वो 2024 में या आपको 2024 लगता है के कि बाद स्थापित हो 2029 गए? तक। अशोक भाई, हाँ, मैं बीच में रोक रहा हूँ, आपको लगता है कि स्थापित हुए? मुझे लगता है कि अभी प्रोसेस चल रहा है, ये मेरा मानना है। देखिए, मुझे लगता है कि वो प्रोसेस अच्छी चल रही है उनकी। स्थापित किस लिए मैं बोल रहा हूँ। राहुल गांधी नेता थे, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे। क्यों मानने को तैयार नहीं थे? क्योंकि नॉन सीरियस पप्पू, एक ड्रगिस्ट, ये लेबल लगे हुए थे। जब ये लेबल आपसे हट गए तो आप स्थापित हो गए। प्रोसेस शुरू हुआ तमिलनाडु से, कर्नाटक आते आते तो ये स्थापित हो गए थे। क्योंकि कर्नाटक क्रॉस करने के बाद अब लोगों को लगा कि अब ये यात्रा पूरी होगी। लोगों को लगा ये केरल केरल में बाद में कार में शिफ्ट हो जाएगा। तमिलनाडु में, तमिलनाडु से केरल आए, बोले कार में शिफ्ट हो जाएगा। वहां से गए तो तमिलनाडु, फिर कर्नाटक देखते हैं। जब कर्नाटक में इन्होंने, कर्नाटक से तेलंगाना और आंध्रा में प्रवेश करते करते महाराष्ट्र के बॉर्डर पे पहुंच गए, तब जाके लोगों को लगा नहीं। और वो कर्नाटक की अभूतपूर्व रैली बैंगलोर की, जो भूतो न भविष्यति हुई, आज तक ऐसी रैली कभी बैंगलोर में नहीं। जहां जहां उनकी रैली होती है लोग स्वयंभू आते हैं, वो लोग चलने वाला हुजूम देखिए आप। अब जहां जहां विपक्षियों की सरकारें हैं, आपको लगता है विपक्ष की सरकारें इनको बसें मिलने देती होगी? ना ना, जो बिल्कुल बस नहीं। लेके आता है वो बस चालान होती है, उस बस का लाइसेंस कैंसिल होता है। ये सरकार, खासकर बीजेपी वाली, इतना विंडक्टिव है कि किसान आंदोलन के समय अमेरिका का एक यनाराय, उसने जब देखा किसान, आंदोलनकारी किसान बहुत बुरी स्थिति में है, उन्होंने वहां लंगर शुरू किया, बलवंत सिंह जी ने। और उसके बाद बलवंत सिंह जी देश भारत आए तो उनको दिल्ली एयरपोर्ट से वापस भेजा गया, डिपोर्ट किया गया। जी। और उनको ये बोला गया, या तो आप लंगर बंद करो, भारत में आपको रहना है तो, आना हो तो, अंदर एंट्री चाहिए तो,
लंगर बंद करके ये जो लोग जिनके लिए लंगर आप कर रहे हो उनको निगोशिएबल टेबल पे ले आओ। वो वापस चले गए। उसके बाद जब उनको फिर से बुलाया भारत ने अवार्ड देने के लिए, तब प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़ के उनसे माफी मांगी कि बहुत बड़ी गलती हुई थी हमारी जब हमने आपको वापस भेजा था। उन्होंने कहा कि मैंने किसी पॉलिटिकल एंगल से सरकार के खिलाफ आंदोलन नहीं इसलिए नहीं दिया, मुझे लगा मेरे सिख बंधु बरसात में ठंड में ठिठुर रहे हैं, खाने की व्यवस्था नहीं है, तो मैंने लंगर चालू किया। एक मानवता के दृष्टिकोण से मैंने काम किया था, मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन किसानों को, कोई मरते हुए किसानों को कोई यदि अन्न खिलाए, हमारे अन्नदाता को कोई अन्न खिलाए, उसको डिपोर्ट किया जाता है क्योंकि वो सरकार को सूट नहीं होता। यदि इतनी सरकार विंडिक्टिव है तो क्या राहुल गांधी के लिए बसें लगने देगी? नहीं, सवाल ही नहीं। पूरे स्टेट में एक केरल छोड़ दिया, तो ऐसा कौन सा स्टेट है कि जहां उनकी सरकार थी? छत्तीसगढ़ में तो वो गए नहीं, राजस्थान में उनकी सरकार थी। छत्तीसगढ़ और राजस्थान यदि, जब राजस्थान यदि छोड़ दिया पूरे रूट में, क्योंकि केरल से निकले तो केरल में चलो भाई वो सांसद है वहां से, लेकिन तमिलनाडु में उनके मित्र पक्ष की सरकार है, बेंगलोर में बीजेपी की सरकार, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार, आंध्र में वो उनके विपक्ष की सरकार, हाँ। और केसीआर की सरकार वहां तेलंगाना में, उसके बाद महाराष्ट्र में फडणवीस शिंदे की सरकार, मध्य प्रदेश में शिवराज की सरकार, और पंजाब में अब आम आदमी पार्टी की सरकार, और जम्मू कश्मीर में केंद्र की सरकार। इतनी अपोजिशन सरकार के होते हुए भी यदि वहां जुलूस निकलता है, वहां लोग हजारों की तादाद में साथ में है, तो इसके मायने हैं, इसके मायने हैं। और कई लोग ऐसे हैं कि जो कांग्रेस का अपोज करते थे लेकिन साथ में गए। मैं एक जिक्र करना चाहूंगा, मुझे अभी एक 15 दिन पहले एक फोन आया, एक मेरे मित्र पत्रकार बंधु का, पुणे में वो बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि अशोक जी आपके पास समय है? तब मैं रांची में था, किसी प्रोग्राम में जा रहा था, तो मैं गाड़ी में था, मैंने बोला हाँ बोलिए। तो उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति आपके फैन है, बात करना चाहते हैं। तो मैंने बोला अरे ऐसी क्या बात कर रहे हो, करवा देते। तो उधर से आवाज आई, नमस्कार मैं अमोल पालेकर बोल रहा हूँ। तो मुझे शॉक लगा, एक्टर। मैंने बोला अमोल जी, हाँ हाँ, मैंने बोला अमोल जी मैं बहुत बड़ा फैन हूँ आपका। मेरे पीढ़ी ने तो आपकी फिल्मों को जिया है, क्योंकि मध्यम वर्गीय हीरो आप हुआ करते थे और हम मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोग थे, तो हमें आप बड़ा नजदीक लगते थे। तो जोर से हंसे, बोले लेकिन मैं जितना फैन हूँ इतना बड़ा आप मेरे फैन नहीं हो सकते। बोला मैं अभी जोशी से बात करते हुए कह रहा था कि भाई पत्रकारिता देखो अशोक वानखेड़े कैसा कर रहा है। तो मैंने फिर उन्होंने कहा, बोले कि मेरे मित्र है, मैं अभी बात करवाता हूँ, तो आप पुनः आइए तो मिलिए, मुझे अच्छा लगेगा। फिर मैंने बोला आप चले गए थे राहुल गांधी के साथ यात्रा में? तो उन्होंने कहा कि मेरी पूरी जिंदगी कांग्रेस को अपोज करने में गई। अब लोग कहते हैं कि भाई राहुल गांधी के साथ क्यों गए? बोले अशोक मैं एक्टर हूं, मेरी हमारी विचारधारा देश हित में होती है। मुझे लगा कांग्रेस की सरकार गलत कर रही है तो मैंने अपोज किया, लेकिन वही कांग्रेस का एक नेता यदि भारत जोड़ो यात्रा करता है तो मुझे लगता है कि अच्छा हुआ, एक अच्छा है, उसका चल रहा है, मेहनत कर रहा है, लोगों को समझने का प्रयास कर रहा है। ऐसे में उसको लोग समझाने में यदि हम भी 10 कदम चल के उसको बताए कि चीजें क्या है, वो एक शिष्य, एक श्रोता बन के, एक दर्शक बन के निकला है, एक स्टूडेंट बन के निकला है, और वो सीख रहा है। तो यदि हमारे पास कुछ उसको बताने लायक है तो क्यों नहीं जाना चाहिए? इसलिए मैं गया। कल कांग्रेस की सरकार आती है और कुछ गलत काम करती है तो फिर अमोल पालेकर उनके खिलाफ बोलेगा, क्योंकि हमारा जो जो मुझे नहीं पड़ता उसका विरोध करूंगा, ये स्वातंत्र है मुझे, होना चाहिए। तो ऐसे कई लोग जो कांग्रेस के घोर विरोधी थे, यदि वो वहां जा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं राहुल को एक अच्छा इंसान मान रहे हैं। इस देश में अच्छे इंसान की हमेशा कदर होती है। महात्मा गांधी को देश ने अच्छा इंसान माना तो राष्ट्रपिता बना दिया। जयप्रकाश नारायण को अच्छा इंसान माना तो पूरा देश उनके पीछे हो गया। विनोबा भावे को लोगों ने अच्छा इंसान माना तो अपनी जमीनें विनोबा भावे को जितने हजारों एकड़ जमीनें दान दे दी। राहुल गांधी को यदि अच्छा इंसान लोग मानने लगे तो फिर राहुल गांधी के कहने पे लोग कुछ आगे भी कुछ कर सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये भारत जोड़ो यात्रा का इंपैक्ट इस तरह से देखना होगा। सही बात है।
ये बात तो आपकी सही है, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। और मैं इससे थोड़ा जो जैसे जो मेरा मूल प्रश्न था, तो जैसे आप पर उसने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करना सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात चुनौती है होगी। ऑर्गेनाइजेशन अब खड़ा करना, क्योंकि हाँ, क्योंकि हाँ, आपकी लड़ाई बीजेपी से है, जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे सबसे सशक्त पार्टी है। पूरे एशिया खंड में ऐसी सशक्त पार्टी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे आपको नहीं मिलेगी। हालांकि हालांकि सत्ता का एक दुर्गुण है, वो संगठन को भी खत्म करता है। ये हमने लेफ्ट को बंगाल में होते हुए देखा, और यही अब हिमाचल में बीजेपी के मुख्य हार का कारण कमजोर संगठन और अंदरूनी विद्रोह था। जब विद्रोह होने का मतलब संगठन चरमरा गया, तो सत्ता के साथ बीजेपी में भी ये दुर्गुण आए हैं। तो आप देखिए, कर्नाटक में भयानक झगड़े चल रहे हैं, मध्य प्रदेश में झगड़े चल रहे हैं, छत्तीसगढ़ में बीजेपी नहीं है, पेरोल पे है कांग्रेस की, और राजस्थान में तो आपने देख ही दिया, वसुंधरा वर्सेस रेस्ट कैसा चल रहा है, घमासान चल रहा है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी में भयानक घमासान चल रहा है, दिल्ली में घमासान चल रहा है। बातें, चर्चा नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच की दुराव की भी है। हाँ, गुजरात में जो हुआ है, आप तो गुजरात से हैं, आपको तो पता है गुजरात में क्या हुआ। तो जी बिल्कुल। ये तमाम बातें जो गुजरात में जिस अधिकार से, देखिए गुजरात की जीत को, ये भूमिपुत्र की जीत थी। लाख नहीं चाहते हुए भी, ईडी की नोटिस की प्रताड़ना के बाद भी, यदि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने द्रौपदी मुर्मू जी को समर्थन दिया, दिया। तो वो बीजेपी का साथ नहीं था, वो संथाल उनका होने का साथ था। ओडिशा ने यदि समर्थन दिया, तो बीजेपी को समर्थन नहीं था। शिवसेना ने शालिनी ताई पाटिल को जब समर्थन दिया था, तो वो मराठी कन्या को समर्थन था, ये जी, उड़िया कन्या को समर्थन था, ये संताल आदिवासी को समर्थन था। वैसे वैसे ही नरेंद्र मोदी की जीत गुजरातियों ने ले लिया, गुजरात आप ये कह रहे गुजरात हैं। की अस्मिता की जीत थी, कि हमारा बड़ा प्रधान बैठा है, उसकी इज्जत का सवाल है। हालांकि अभी इस पर मैं थोड़ा उससे सहमत नहीं हूं, लेकिन इस पर मैं आपसे चर्चा अभी नहीं करूंगा, मुझे कुछ और बातें करनी है आपसे। तो कल मैं एक कांग्रेस के बड़े नेता है, उनसे बात मेरी हो रही थी। कल की बात है, शाम की बात की। तो इस पर थे बातचीत, हम कोशिश में थे, मतलब हमने एक बार कहा था कि देखिएगा, अगर हम भी इसको कवर करना चाहते हैं, अगर पद यात्रा में हम को एक कोई टाइम मिल जाए, तो उस पर एक बात शुरू हुई, फिर बात कहीं और चली गई। तो हमने कहा कि इसके बाद क्या होगा, चुनौती क्या देखते हैं। इसी तरह से बात हो रही थी, मतलब व्हाट्सएप पे हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा तो हमको प्रॉब्लम ये नजर आता है, बड़े करीबी है इनके और अच्छे व्यक्ति हैं। तो हमने कहा कि हमको तो भैया ये प्रॉब्लम आपकी जो चुनौती हमको लगती है, ये लगती है कि 90% के आसपास, अगर मैं दो तीन पीसीसी तो जानता हूँ, जैसे गुजरात में मैं अच्छी तरह जानता हूँ लोगों को, महाराष्ट्र में अच्छी तरह जानता हूँ लोगों को, राजस्थान में बहुत अच्छी तरह लोगों को जानता हूँ, कम से कम इतना तो मैं जान रहा हूँ, 3 पीसीसी जानता हूँ अच्छी तरह से। मैंने कहा कि आपके जो 90% लोग हैं जो प्रदेश चलाते हैं आपके, मैंने कहा ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सब पेरोल पे हैं। तो इनसे क्या उम्मीद करेंगे आप, कैसे ऑर्गेनाइजेशनल आप रिफॉर्म लाएंगे। आप जो वकील रखते हैं वो वकील किसी और के पेरोल पे होता है, ये भी संभावना है। आप, क्योंकि गुजरात चुनाव को लेकर कुछ हो रहा है, मैं आपको बता अभी चाहता हूं, लेकिन ज्यादा अभी बता नहीं पाऊंगा, लेकिन कुछ गुजरात चुनाव के परिणाम को लेकर हो रहा है, प्रोसेस चल रही है अभी। तो उन्होंने कहा कि भैया आप जिनको आप भरोसा करते हैं, ज्यादातर वो लोग तो किसी और के पेरोल पे होते हैं। तो आप संगठन ठीक से करना चाहेंगे तो ये सब जब तक रहेंगे कैसे कर पाएंगे। तो मुझे लगता है चुनौती ये बहुत बड़ी है, और ये पूरे देश में एक नहीं सा तो, मामला है। ये मेरा और मानना है। जितना मैं समझ पा रहा हूँ, कि जो खड़गे जी को जो अध्यक्ष बनाया गया, खड़गे जी अध्यक्ष बने, तो खड़गे जी को एक मैंडेट दिया है राहुल जी ने साफ सफाई करने का। और यही कारण है कि अजय माकन ने जैसा इस्तीफा दिया, उनका तुरंत एक्सेप्ट हो गया। आज अजय माकन कहाँ है? अजय माकन की स्थिति बैलगाड़ी के नीचे चलने वाले कुत्ते जैसी थी। बैलगाड़ी के नीचे नीचे चल रहे थे, उनको छांव लग रही थी, सुखी थे। उनको गुमान हो गया कि वो बैलगाड़ी खुद ही खींच रहे हैं। खुद चला रहे।
हाँ, वो बैठ गए नीचे, सोच के बैलगाड़ी रुक जाएगी, बैलगाड़ी तो आगे निकल गई, अब उनको धूप लग रही है। तो सवाल ये है कि जो लगातार खड़गे साहब नो नॉनसेंस वाला आदमी, और इंस्ट्रक्शन सिर्फ राहुल गांधी से लेंगे, वो इतना भी है सोनिया जी और राहुल जी से। सोनिया जी ने पूरा मैंडेट राहुल जी को दिया हुआ है, और राहुल जी ने जो कहा है, क्योंकि वो मराठी भी बोल लेते हैं, खड़गे जी बहुत अच्छे मराठी बोल लेते हैं, हाँ। तो राहुल जी ने जो उनको कहा है कि आप सफाई करिए, डरिए मत, हम आपके साथ हैं, करिए सफाई। तो अभी ये जो नई सीडब्ल्यूसी आएगी, उसमें आपको बदलाव मिलेगा, कई जनरल सेक्रेटरीज मिलेंगे नए, पुराने जनरल सेक्रेटरी चले जाएंगे, कई बदलाव होगा, ये बदलाव वो दिखाई बात देगा। सही है आपकी, वो देखने को मिल हाँ, रहा है, वो अंदर से समझ में आ हाँ। रहा है, आपको भी पता चल रहा है राजस्थान कुछ में कितना भी कुछ हो चिल्ला रहा है चोट अंदर। करे, राजस्थान में कितना भी चिल्ला चोट करे सचिन पायलट, चुनाव के पहले वहां कोई बदलाव नहीं होगा, नहीं होगा, ये बात तय है। ये बात है। तो ये जो उफान है वहां पे, कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी का नाम यूज करके लोग आगे करते हैं, और ये दूसरे जो ये जो तथाकथित जो स्टाफ है, मतलब राहुल गांधी के साथ एक बैजू है, एक अलंकार है, जी जी। कोई कौशिक है, कोई राव है, और वो प्रियंका जी के पास भी एक दो लोग हैं, कोई सचिन सिंह है या कोई ऐसा है, और एक कोई पहाड़ी है। तो ये जी, लोग जो वहां पे गदर काट रहे हैं, गदर काट रहे हैं। तो इनको इनको साइडलाइन करना होगा। जहां तक बैजू का सवाल है, मैं तो इतना समझ चुका था कि उसको केरल भेज दिया गया था, लेकिन फिर बैजू ने अपनी गोटी भिड़ा के दिग्विजय के थ्रू फिर आ गए वो रैली, आ मतलब गया। फॉरवर्ड प्लानिंग में वो। तो ये जो लोग हैं, ये बेचते हैं राहुल गांधी को। बिल्कुल। मैं मानता हूं कि राहुल भाई, नेताओं को लोग बेचते हैं, नरेंद्र मोदी को भी लोग बेचते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी को बीजेपी बेचती है वोट के लिए, राहुल गांधी को भी बेचे वोट के लिए, ये राहुल गांधी को बेचते हैं निजी स्वार्थ के लिए, पैसे कमाने के लिए। और यही कारण है कि यहाँ पे जब पैसा देके जो काम होंगे, तो ऐसे ऐसे लोग, अभी एक प्रतापगढ़ी करके राज्यसभा बना, वो राज्यसभा हाँ कैसा बना, जिसकी कारपोरेटर बनने की औकात नहीं है, वो राज्यसभा दे दिया महाराष्ट्र से। क्या गरज थी? महाराष्ट्र में आपका डीएनए है, महाराष्ट्र में कई बड़े दिग्गज नेता है कांग्रेस के, उनमें से किसी को एक राज्यसभा देते तो महाराष्ट्र में फायदा पहुंचाते। ये प्रतापगढ़ी आपको लगता है 2.5% से 5% कर पाएगा वोट यूपी में, जो ट्रकों के पीछे की शायरी पड़ता है? हाँ। लेकिन ये गलतियां करते ही है पार्टी बार बार। तो मुझे बस मेरा ये मानना है कि चुनौती ये सारी बहुत है, ये ये इमेज तो सुधर देखिए, गई, चलिए इमेज तो मैंने ठीक क्या हो गई, कहा, ये लेकिन ये ये सब चीजें। ये चीजें, लेकिन एट द सेम टाइम ये चीजें सभी राजनीतिक दलों में, मैं सिर्फ कांग्रेस को इसमें दोषी नहीं मानता। बीजेपी में देख लीजिए, कैलाश विजयवर्गीय अभी तक राज्यसभा नहीं बन पाए, और बलूनी साहब को राज्यसभा मिल गई, कल तक के प्रवक्ता थे। हाँ, क्या बलूनी साहब का यूएसपी है, बताइए मुझे? लेकिन बलूनी साहब राज्यसभा आ गए। तो उनको ये, हाँ कहना, अशोक जी, उनको हाँ कहना इतनी अच्छी तरह से आता है जितने वो एक नहीं एक नहीं, स्किल है वो वो। तो ऐसा है कि वो जब गुजरात में गवर्नर के साथ ओएसडी बन के गए थे, तभी उन्होंने रोज जाके ढोक देना दरबार में नरेंद्र मोदी जी। और अमित शाह जी को कर दिए थे, तो वो तब से वो जानते हैं उनको। लेकिन मेरा कहने का मतलब है, वहां पे भी रेवड़ियां बट रही है, वहां पे हाँ। भी लोग दुखी है, आज बोल नहीं रहे हैं, लेकिन जिस दिन थोड़ा कमजोर पड़ जाएंगे मोदी जी, उस दिन वहां पे विद इन पार्टी बोलने वालों की संख्या बहुत ज्यादा होगी। जो G23 यहाँ पे है, तो G23 वहां होने में टाइम नहीं लगेगा, वहां ऑलरेडी G23 बना हुआ है, सिर्फ हाँ। बोलने की जगह मिलते से ही बोलना शुरू कर देंगे। और अच्छा, इसका इससे सुंदर एग्जाम्पल आपको हिमाचल में मिलना शुरू हो गया था। प्रधानमंत्री जी ने फोन करने के बाद भी उस कैंडिडेट ने नामांकन तो वापस नहीं लिया, लेकिन प्रधानमंत्री जी का वो ऑडियो वायरल करवाया। प्रधानमंत्री जी एक को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि कृपा करके आप फॉर्म वापस ले लीजिए, नहीं माने वो, और उन्होंने बाकायदा चुनाव लड़ा और हरवा दिया बीजेपी। तो ऐसी कई चीजें हैं, मुझे लगता है कि सत्ता के साथ कई बुराइयां आती है, वो बुराई बीजेपी में भी आ गई है। कांग्रेस 60 साल से सत्ता में थी, तो वो लगातार वो बुराइयां कांग्रेस में ज्यादा रूटेड है। लेकिन कुल मिला के मुझे लगता है कि ये पूरे भारत यात्रा में
सबसे बड़ा जो काम है वो यही करना होगा कि राहुल गांधी ने यदि अपनी इमेज बनाई है, लोगों के बीच में यदि वो अच्छी इमेज के साथ जा रहे हैं, तो फिर अब उन्होंने जो संगठन में जो बदलाव होगा, जो रायपुर में उनका अधिवेशन है, उसके बाद जो CWC होगी, पार्टी ऑफिस बेरर्स होंगे, उसमें जमीन से जुड़े लोग और पार्टी से जुड़े डेडिकेटेड लोग होने चाहिए, जो पार्टी का स्वार्थ सामने रखे, ना कि खुद का स्वार्थ सामने रखे। यदि ये दो चार चीजें सुधर जाए तो कांग्रेस खड़ी होने में टाइम नहीं लगता, ऐसा मुझे लगता है। तो अशोक जी, बस एक आखिरी सवाल पूछ लूं मैं, फिर हम जो है आज का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। पद यात्रा और उसकी सफलता को लेकर कोई डिबेट या चर्चा हो ही नहीं सकती, वो है सफल और इमेज बदल चुकी है, ये भी बात मानते हैं। तो अब नरेंद्र भाई क्या करेंगे? देखिए, नरेंद्र भाई लोकसभा में फोकस कर रहे हैं। नरेंद्र भाई तो राज्य सरकार से कोई मतलब नहीं, मैं बड़ा फ्रैंकली बताऊंगा। हिमाचल में उनकी सरकार रहे ना रहे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। केंद्र GST के बाद इतना ताकतवर हो गया है कि राज्य सरकार को बंदर जैसा नचा सकता है। सवाल है कि बीजेपी का अंदरूनी सर्वे ये बताता है कि वर्तमान में जो उनके पास सीटें हैं उसमें करीब करीब 60 से 70 सीटों का गैप पड़ेगा। 60 से 70 सीटें हाथ से जा सकती है। ऐसे में वो गड्ढा कहां से भरा जाएगा, इसके लिए मेहनत चल रही है। बीजेपी जिन जिन सीटों पे नंबर 2 पोजीशन पे थी लोकसभा में, उन सीटों को चिन्हित कर उस पे मेहनत की जा रही है कि वो नंबर 2 से हम नंबर 1 कैसा बने। दक्षिण भारत में कहीं जगह मिलती है क्या, वो प्रयास किया जा रहा है। पुराने साथियों को फिर से अपने फोल्ड में लाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसी कई चीजें हैं जो मोदी जी कर रहे हैं। उनको ये पता है कि 220-200 सीट के आसपास सीटें हैं जहां कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। वहां तो वो कई जगह कांग्रेस को ही खरीद लेते हैं, ये तो हमने देखा। पैसे की कमी तो बीजेपी में है ही नहीं। वो तो नहीं। और बिकने वालों में कांग्रेस से बढ़िया माल कहीं नहीं है बिकने लायक, अरे है ना। एक तो क्लास, वो एक तो क्लास। हाँ, तो उनको उनकी चिंता नहीं है। उनको जो चिंता जी। सता रही है वो बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, इन तीन बड़े राज्यों में चिंता सता रही है। उनको चिंता यूपी में भी सता रही है, क्योंकि अखिलेश के पास 44 थे, अब 125 हो गए। वहां पे जो उनके 18 सांसद थे उनमें से कई लोग लोकसभा विधानसभा के चुनाव ही हार गए। ममता उसके बाद लगातार चुनाव जीतने के बाद ममता का विजय रथ रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। कोई भी इलेक्शन होता है बंगाल में ममता ही जीत रही है। उन 8 में से यदि 6 वापस आते हैं तो 12 का गैप वहां पड़ेगा। बीजू जनता दल ने पूरी तरह से लोकसभा के लिए तैयारी करके कमर कस ली है। उन्होंने भी मंत्रिमंडल में भारी फेरबदल किया है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी यदि चुनाव लड़ती है तो बीजेपी सिंगल डिजिट पे आती है। ये बिहार में आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड साथ में लड़ता है जी। तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी किरकिरी हो सकती है। तो ये तमाम बातें, तो ये गड्ढा कहां से भरा जाएगा, क्योंकि पदयात्रा, पदयात्रा से कांग्रेस के साथ वो भी हमेशा वो ये भी था, कांग्रेस वो का भी साथ थोड़ा। हमेशा ये था कि नॉर्थ में कांग्रेस साफ होती थी तो साउथ में कांग्रेस दबा के आती थी जी। और केंद्र में सत्ता में रहती थी। बीजेपी के साथ ऐसा नहीं है, नॉर्थ गया तो बीजेपी गई, क्योंकि दक्षिण में बीजेपी है ही नहीं। दक्षिण का जो द्वार उन्होंने खोला था कर्नाटक में, वो पत्थर अपने पैर पे खुद गिरवाया उन्होंने। यदि येदुरप्पा को कंटिन्यू रख पाते चीफ मिनिस्टर तो शायद कुछ बात अलग होती। लेकिन जैसे ही बोम्मई को लाए, वो 40% वाली सरकार करके इतनी बदनाम हो गई, अभी तो वो पिलर भी गिर गया देखिए उसका, जी। मेट्रो का। तो तुरंत लोगों ने हाँ। कह दिया कि 40% कमीशन में यही पिलर गिरेगा नीचे, नहीं तो क्या होगा। क्या होगा? बात सही तो है। चिंता तो उनको लोकसभा में 60-70 मैं ये सीटों की है। लाइटर नोट पे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या उनको भी एक पदयात्रा करनी चाहिए, आपको लगता है? पद यात्रा से काम नहीं होगा उनका, वो तो पदयात्रा उनका नहीं कर भी नहीं होगा। सकते। एक प्राइम मिनिस्टर इतना दिन समय नहीं दे सकता, आपको बहुत सारी अरे चीजें करनी समय होती समय तो है अशोक जी, कितना तो ये जो हवाई यात्रा करते हैं है। नहीं वो नहीं, समय यहाँ अरे निकालते हैं। आपको यदि पदयात्रा करनी है तो आपको 3 महीने का टाइम निकालना पड़ेगा। और 3 महीने हाँ। का टाइम आपको, आप पार्लियामेंट, आप विधानसभा, आप पूरी पार्लियामेंट मतलब पीएमओ ऑफिस ऐसा साथ नहीं लेके चल सकते। आपको कई अच्छा। इंटरनेशनल कमिटमेंट होती है, कई चीजें होती है, G20 है, बजट्स है, सेशंस है। तो इसमें एक राहुल मतलब गांधी तो एक सांसद है,
हमको तो मैं इसलिए पूछ रहा था, लाइटर नोट तो था ही था, लेकिन इसलिए भी पूछ रहा था कि हमको ये कहा कि कोई जेस्चर दिखा सकते हैं, ऐसा बताया हम लोग, हमको किसी ने जेस्चर कि कुछ वो कुछ रोड शो, जेस्चर वाइज वो सिंबॉलिकली कुछ वो करेंगे, ऐसा कुछ, वो रोड शो ही ऐसा कर कोई बता सकते रहा है हैं। हमको। वो रोड शो ही कर सकते हैं। उन्होंने जैसा हाँ अहमदाबाद में रोड शो किया था, अभी मैंने सुना कि जो दिल्ली में जो एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग होने जा रही है, हाँ, उसमें भी वो 16-17 अपने को। 16-17 को उसमें वो रोड शो करते हुए जाएंगे दिल्ली से, हम्म, सीधे नहीं जाएंगे, रोड शो करते हुए जाएंगे। हम्म, तो वो रोड शो ही कर सकते हैं। तो उम्र भी है। देखिए, राहुल हम्म, गांधी और नरेंद्र मोदी जी की उम्र में फर्क है। हम्म, उम्र है, वो अपने आप को फिट रखते हैं, बहुत बड़ी बात है। लेकिन लगातार हजारों किलोमीटर चलना, ये ये बहुत मुश्किल मुमकिन हो नहीं। जाता है, मुमकिन वही नहीं जो है। कह रहे हैं आप, जेस्चर के तौर पर रोड हाँ, शो करेंगे और उस तरह से रोड करते शो रहेंगे करेंगे, वो। रोड शो करेंगे, लोगों को बोलेंगे, नए लालू लॉलीपॉप दिए जाएंगे, नए शगुफे छोड़े जाएंगे। जी जी अभी पूरा G20 को पूरा बेचने का प्रयास हो रहा है कि G20 जी। करके हमको पूरा विश्व में हमको, मतलब ऐसा बताया जा रहा है कि जैसा चुनाव हुए G20 की और अध्यक्षता मिली। हाँ, और वो अरे वो बाय सरपंच बन गए रोटेशन वहां पे। आती है। वो हाँ, बाय बाय रोटेशन। रोटेशन आती है। आपके यहाँ देवगौड़ा भी और कोई केयर टेकिंग प्राइम मिनिस्टर भी होता तो उसको मिल जाती G20 की अध्यक्षता, क्योंकि ये समय के साथ आता है। लेकिन आता है। अब देखिए, मार्केटिंग में तो वो बहुत बड़े किंग हैं। वो एस्किमो को फ्रिज बेच सकते हैं और रेगिस्तान में रेत बेच सकते हैं। वो नरेंद्र मोदी है। ये बात भी सही है। तो ये बताया जा रहा है कि 16-17 को जो हो रही है ये कारोबारी की बैठक एग्जीक्यूटिव कमेटी जी, की, तो उसमें कुछ काफी सारे निर्णय और बदलाव देखने को बदलाव मिलेंगे होंगे। हमको। अभी राष्ट्रीय अभी अध्यक्ष अभी मंत्रिमंडल में नए नए मंत्रिमंडल में आएंगे, बदला। राष्ट्रीय अध्यक्ष नए आ सकते हैं। नहीं नहीं, JP नड्डा को ही शायद रिपीट करेंगे। रिपीट करेंगे। हम्म। तो उसके अलावा और बहुत सारी जो है ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे चेंजेस हो सकते ऑर्गेनाइजेशन हैं, में ये बहुत भी सारे होंगे। आपके गुजरात से कई लोगों को जो जिन्होंने चुनाव जितवा के मदद की, वो कर दिए कि हो। CR पाटिल हाँ, को कहीं संगठन में बड़े पद पे लाया जाएगा यहाँ पे। लाया जाएगा, ये हो सकता है। नितिन पटेल को मंत्रिमंडल में लाने का प्रयास होगा। ऐसे कई जगह, दो चार जगह बदलाव होंगे। महाराष्ट्र में शिंदे गुट को एक आध मंत्री पद मिलेगा। राजस्थान, छत्तीसगढ़ में से कोई मंत्री बनाने का प्रयास होगा। कर्नाटक में किसी को मंत्री पद दी जा सकता है। ये तो मोदी जी की पुरानी स्टाइल है, जहाँ ये चुनाव होते हैं पुरानी वो मंत्री स्टाइल पद है। बांटते हुए आते हैं और पुराने मंत्री निकालते हम्म, रहते निकाल हैं। देते ये तो होना है। हैं। हाँ, तो यही है। तो चलिए सर, आपने आज समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और धन्यवाद। मिलते रहेंगे, धन्यवाद। आपसे बातचीत करते रहेंगे। धन्यवाद। तो धन्यवाद। दोस्तों, अशोक जी थे, हम सबके चहेते, हम सब उनसे बात, जब बात करते हैं तो कुछ जो है उस तरह की जानकारी बिल्कुल पाते हैं, कुछ एक नया एंगल मिलता है, चीज़ों को देखने का जो वांटेज पॉइंट होता है वो भी कुछ बदल जाता है। तो आज वो हमारे साथ थे, और उनका भी ये मानना है, मेरा भी ये बिल्कुल मानना है कि राहुल गांधी साहब की जो यात्रा जब पूरी हो जाएगी, तब तक उनकी जो वो पप्पू वाली इमेज है वो तो अ, खत्म हो चुकी होगी। तो उसके बाद जो बड़ा सबसे बड़ी चुनौती उनके लिए है वो ये है कि कांग्रेस, क्योंकि इतनी पुरानी एक संस्था है और काफी रस्टेड है, जंग काफी लग चुका है अंदर। तो वो जंग जो है वो कुछ ऐसे ही पदाधिकारी, नेता, कार्यकर्ता, तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन नेताओं की बात जरूर करूंगा, और कुछ जो स्ट्रक्चर में ऐसे लोग बैठे हुए हैं, उनके आसपास जो कुछ लोग हैं जो चीजें ठीक होने नहीं दे पा रहे, रोकते हैं, रोड़े लगाते हैं, और संगठन अपनी अच्छी सिचुएशन पे या अच्छी स्थिति प्राप्त करे उस तक वो नहीं पहुंचने दे पा रहे, ऐसे बहुत सारे लोग हैं ऐसे। अगर इनकी साफ सफाई, जैसे अशोक जी कह रहे थे कि अगर वो करने का इन लोगों ने सोच लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो कर देंगे तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ी चुनौती है, और वो अगर कर लें तो मेरे ख्याल से कांग्रेस जो है फिर से, क्योंकि जैसे अशोक जी ने कहा, मैं बिल्कुल मानता हूं कि बीज जो है, जो तो पड़े हुए हैं, कांग्रेस की विचारधारा के बीज तो है पूरे देश में, तो वो तो एक अच्छी बारिश हो तो फिर अपने आप उग जाएंगे। लेकिन ये जो भेड़ बकरियां हैं जिसको खा जाती है, तो इसको यहाँ से निकाल बाहर अगर कांग्रेस करती है अपने संगठन से, तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ जो है वो कांग्रेस आने वाले समय में अच्छा कर सकती है एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर। और सत्ता में आए ना आए तो वो समय की बात है, लेकिन अच्छा विपक्ष भी अगर वो अपने आप को साबित कर सके, तब भी देश में जनता का भला हो सकता है। तो बस यही आज की चर्चा थी, और बस जैसे अब कहते हैं आपसे, आज भी कहेंगे कि भाई अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिए इसको। हाँ, और सब्सक्राइब कीजिए, करवाइए अपने दोस्तों परिचितों को, और इसको शेयर भी कीजिए। तो बात करते रहेंगे, कल फिर से मिलेंगे आपको। तब तक के लिए सबको शुभ रात्रि, नमस्कार।